स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ में सदस्यता अभियान के दूसरे दिन सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री और अन्य नेता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। हॉर्नबिल टीवी ने अभियान पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल से विशेष रूप से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य समेत तमाम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 3 करोड़ सदस्य, नए सदस्य बनाने का। और पूरे देश की बात की जाए तो 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल जी, उनसे बात करें। मैम, आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान था, कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है? सबको एक लक्ष्य दिया गया है और हम लोगों ने तो हमेशा लक्ष्य पार किया है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं जनता से, तो लक्ष्य पार होगा। इस बार पिछली बार से ज़्यादा सदस्य बनेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तब हो रहा है जब उपचुनाव से पहले और 2027 के चुनाव से पहले। क्या माना जाए 2027 के चुनाव की तैयारी है एक बार फिर से यूपी में? चुनाव अपने समय पे आता है। हमेशा 3 साल बाद हमारी सदस्यता चलती है और उस समय अगर चुनाव है तो ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो शुरू से 3 साल बाद सदस्यता। लॉ एंड ऑर्डर विकास अच्छा रहा है यूपी गवर्नमेंट का, तो क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर सदस्यता अभियान में लोग शामिल होंगे? आप मुझे लखनऊ का पूछिए। लखनऊ में विकास किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी अपनी निधि से, इधर उधर से बहुत सारा पैसा लाए हैं। हमारे विधायकों ने भी अपनी अपनी निधि से काम किया। मैंने भी पिछले बजट में 3700 सड़कें बनाई हैं। मैं लखनऊ है तो लखनऊ तक ही मैं बताती हूँ। आज इतने ब्रिज बनाए हमारे रक्षा मंत्री ने। ये लखनऊ का सौभाग्य है कि हमें राजनाथ सिंह जैसे सांसद मिले हैं। ठीक है, आप सुषमा खरगवाल जी हैं, लखनऊ के मेयर हैं, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का, वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ सदस्यता अभियान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य समेत तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर एक समारोह हो चुका है। यहाँ पर ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है। और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि भाजपा का सदस्य बनने के लिए इस टोल फ्री नंबर पर अगर मिस कॉल करते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य माना जाएगा। और यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 2 से 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल बाद नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू होता है। उसी के तहत ही आज ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, जिसमें यूपी में लक्ष्य रखा गया है 2 से 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का। और पूरे देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अधिकारी, मंत्री हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में जो कार्य हुआ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या किसी भी मुद्दे पे बात करें, इन मुद्दों को लेकर ही जो नए सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी या सरकार की नीतियाँ रही हैं जिनसे नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। और यह लक्ष्य जो 2 से 3 करोड़ यूपी में नए सदस्य बनाने का है, वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। डॉक्टर संजय निषद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संवाददाता सम्मेलन में गहन मत्स्य पालन के लिए वतान प्रणाली की स्थापना की योजना शुरू की। इस योजना के तहत महिला मछली किसानों को विशेष अनुदान दिया जाएगा और इसका मकसद मछली उत्पादन क्षमता बढ़ाना और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मछली उत्पादन 2018 और 2019 में 6.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2022 से लेकर 2023 में 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया।
उत्तर प्रदेश ने 2020 और 2021 और 2022 और 2023 में देश में सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मछली उत्पादन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। मत्स्य पालन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मोबाइल बस रोल उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में आप सब मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, छायाकारों सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे प्रमुख रूप से अपने विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं जब 2.5 साल पहले जब मंत्रालय अलग हुआ और पहला मैं मंत्री बना उत्तर प्रदेश का, मैं सौभाग्यशाली था कि जिस समुदाय के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, मत्स्य क्षेत्र के अंदर जो मछुआरे हैं, उस समुदाय से मैं आता हूं और उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ा। 2014 में जब मैं आया सामाजिक से राजनीतिक से, तो केंद्र में जो है पहली बार मंत्रालय अलग हुआ। पहले कृषि मंत्रालय के अधीन था, विभाग से चलता था, लेकिन केंद्र में मत्स्य मंत्रालय हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में पहली नीली क्रांति के रूप में आई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। तो जल पर आधारित क्रांति के लिए जितने भी थे उसमें मत्स्य क्षेत्र आगे आया। फिर बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में इसे विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी पहला मंत्रालय बना जब से मैं संघर्ष कर रहा। उसके बाद लोकतंत्र में 70 साल बाद और मंत्री पहला बनने का अवसर मिला। तो पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल सिस्टम से मत्स्य का उत्पादन होता था और पोखरे पर आधारित थे। एक परंपरा लोगों की थी, मछली पालन अगर करना है तो नेट पर लोग सोचते तो थे, कहीं सुन लिया कि नहीं, हर क्षेत्र में जितने भी अब तक के व्यवसाय हैं, सब व्यवसायों के जो प्रगति है, जो उसका ग्रोथ रेट है, इनकम रेट है, वो 5 से 7% है। खेती आ गई कि हम मछली से जो कचरे पानी पैदा होगा उसमें अमोनिया अधिक होता है, उसको बगल में हम कोई भी खेती कर सकते हैं, सब्जी की है चाहे फूल की है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसी पानी को हम पौधे में उपयोग कर सकते हैं, दोनों में लोग खाद उधर चला जाएगा। ऐसे में हम नई विधि आई है जो उसमें करने के बाद मुख्यमंत्री संपदा योजना में हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दिया कि जो मत्स्य पालक को दिल्ली से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे यहाँ लगभग 30 परियोजनाएं हैं, 30 परियोजनाओं में हमारे यहाँ रंगीन मछली का भी है, केज कल्चर भी है, कि अब बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे, उसमें मछली मारने में पालने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तैरता हुआ जलाशय अब प्लास्टिक का है, उसको सड़क बन जाती है, उसमें जाल नेट आ जाते हैं और उसको दिया जा रहा है। और अभी हम लोग सोनभद्र और ललितपुर में और जो सिद्धार्थनगर में 3 जगह कम से कम हम लोगों ने केज कल्चर करवाया है और उसमें ढेर सारे कम से कम 1000 के आसपास केज कल्चर है। और हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष में माता सुकेता, जो भगवान श्री रामचंद्र के आत्म बाल सखा जो निषाद राज थे, उनकी माता का नाम माता सुकेता था, उनके नाम से एक परियोजना हम लोगों ने जारी की, जिसमें हम लोगों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हम लोग उसमें केज कल्चर के लिए व्यवस्था दी है। उसमें शिक्षा के लिए इनको दिया जा रहा है। अभी हो गया कि इनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मछुआरों के, तो उनके फीस में सहायता दे सकते हैं। और जो कोचिंग करना चाहता मेधावी छात्र, वो कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है या अधिकारी बनना चाहता है, कुछ भी तरीके से उसकी कोचिंग करना चाहता तो अच्छे कोचिंग में पढ़े और उसको लोग हमारी सहायता के लिए। चिकित्सा सहायता के लिए है, उनकी लड़की की शादी के लिए है। चिकित्सा सहायता में जो मत्स्य पालक ऐसे हैं जो उनके पास आयुष्मान भारत। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण और कास्ट सेंसर पर बयान दिया। उन्होंने भाजपा और एनडीए को संविधान के प्रति समर्पित बताते हुए कहा कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। राजभर ने आरोप लगाया कि सापा, कांग्रेस और बीएसपी ने पहले आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है। कास्ट सेंसस के बारे में उन्होंने कहा कि वो 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उपचुनाव पर राजभर ने विपक्ष पर धांधली की आरोप लगाने का आरोप लगाया, जबकि जनता सत्ता पक्ष के साथ रहती है। कि 10 सीटों को लेकर के फिर आरक्षण को जो है बात सामने आई है और अभी फिर कह रहे कि आरक्षण जो है बीजेपी कहने के खत्म करने की कोशिश कर रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूर्ण तरह संविधान को मानती है, संविधान के दायरे में काम करती है। किसी का आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। भ्रामक प्रचार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये लोग भ्रामक प्रचार कर दिए, देशव्यापी देश बंद का आह्वान करके उन गरीबों को सड़क पर ला दिए जिनके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट तो कोटे में कोटा कि जो जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको आरक्षण दिया जाए, बांट करके दिया जाए। उसको ये लोग प्रचार कर रहे थे भारत बंद करके कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण खत्म हो रहा है, आप लोग सड़क पर आइए। तो ये आरक्षण खत्म करने वाले लोग, ये लोग खुद आरक्षण खत्म किए हैं। समाजवादी पार्टी को रिजर्वेशन में प्रमोशन का आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा कांग्रेस सपा बसपा ने लूटा। संविधान के दायरे में संविधान सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, आज योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश में संविधान सुरक्षित है। ये लोग वोट के लिए परेशान हैं, सत्ता के लिए पागल हैं, सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी डर रही है, इस सामने को साबित नहीं कर पा रही है। देखिए, जातिवार जनगणना हम 22 साल से भारतीय समाज पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गलत चाहे सही अपने प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दिया। सपा की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार, बसपा की सरकार, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, ये सत्ता में थे तो इन लोगों ने नीतीश से भी सीखा होता। इन लोगों ने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? सत्ता से बेदखल होने के बाद इन लोगों को जातिवार जनगणना दिख रही है। मैं बार बार कहता हूं, देश में जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी, आप देख लीजिएगा। कल भी अखिलेश ने कहा है कि 10 के 10 सीटें हम लेकर के आ रहे हैं, बीजेपी कहीं कहीं विफल हो जाएगी। देखिए, झूठ बोलने का तरीका अगर सही में सीखना हो तो विपक्ष से। विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है। जनता भी जानती है कि अगर विपक्ष का चुनेंगे तो विधायक विकास नहीं कर पाएगा। इस नाते जनता भी सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है कि सत्ता पक्ष का विधायक होगा तो हमारी नाली, चक्रोड़, खड़ंजा, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो सत्ता में रह करके करेगा। तो जनता भी इस बात को जानती है और विपक्ष भी इस बात को जानता है। वो तो सिर्फ अब चूंकि उसके पास कुछ तो है नहीं, अब देखिए अभी से शुरू कर दिए। राम गोपाल जी का बयान आ गया कि सरकार जो है चुनाव में धांधली करेगी, अभी शुरू कर दिए। अब देखिएगा अखिलेश जी भी यही बोलेंगे। जब कल तक ये ईवीएम का दोष देते थे, जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम का नाम नहीं लेते हैं। जब देखिएगा विधानसभा का बाई इलेक्शन जो होगा, हार जाएंगे ना, तो ये कहेंगे कि धांधली हुई है और ईवीएम में चोरी हो गई। जब उनसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के बाद आपने ईवीएम पर क्यों नहीं आरोप लगाया, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। श्रीमद् भागवत पुराण गाथा के 5वें दिन वार्ड पार्षद प्रीतम गाडिया, श्वेता गाडिया, कृष्णा टेकरीवाल और बीना देवी ने पूजा उत्सव के बाद कथा का उद्घाटन किया। कथा में गोविंद शरण ने माता पिता की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने का महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही सत्संग का लाभ और दान की उचितता पर भी चर्चा की। प्रीतम गाडिया ने बताया कि जन्माष्टमी का त्यौहार अगले दिन बड़ी काली मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा और इसलिए कथा की संध्या 6 बजे से शुरू होगी। कथा की आयोजन में संपूर्ण बाजार का सहयोग प्राप्त है। का डर इतना था, ये पता चल जाता था, अगर यह पता चल जाता था पिताजी गुस्से में हैं और पिताजी बुला लेते थे यहाँ आओ, तो महाराज सामने खड़े होते थे तो टट्टी पेशाब एक साथ कर जाता था। डर के मारे मतलब बड़े महाराज। आज से 5-6 साल पहले तक की घटना। उसके साथ नहीं बजेगा भैया, उसके साथ बढ़िया नहीं बजेगा।
समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बदला नगर आयुक्त की जांच में सापा कार्यालय का काफ़ी हिस्सा नाजुल की भूमि पर निकाला गाटा संख्या 321 को नगर आयुक्त ने बताया। नाजुल की ज़मीन काफ़ी हिस्से पर कराया गया अवैध निर्माण नगर आयुक्ता ने डीएम से मांगी फोर्स और मजिस्ट्रेट जल्द हो सकती है। सापा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई सापा के डेलीगेशन ने डीएम से की मुलाकात। सर ये बताइए, आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिला है, क्या मामला था, क्या मुद्दा था जिसलिए आप लोगों ने मुलाकात की? देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी का ऑफिस चक्कर की मिलक के ऊपर पिछले एक अरसे से चल रहा है। 1994 से हम लोग वहाँ पे चला रहे हैं। ये नजूल की भूमि पे है, इसका रेगुलर हम किराया दे रहे हैं। इसका आवंटन करा के हमने इसका कब्ज़ा लिया था। हम पे ये आरोप है कि ये क्योंकि डीएम का राइट था और इसलिए चेयरमैन नहीं कर सकते थे, तो आवंटन गलत है। हमने वो कागज़ दिखाया जिसमें कि शासन के निर्देशानुसार चेयरमैन ने डीएम के थ्रू इसका आवंटन किया है। ये टोटल लीगल है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। फिर हमें तो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला, हमारे पास तो कोई नोटिस भी नहीं आया। नोटिस हो, हमें अपनी बात रखने की इजाज़त हो, हम अपनी बात रखें। लेकिन सिर्फ जिलाधिकारी जी ने कहा है कि मैं पत्रावली को देखूंगा और आपके इस लेटर का संज्ञान भी लूँगा, जो भी इंसाफ होगा वो मैं करूँगा। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली कराने के लिए? यही डीएम साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो सच्चाई का साथ देंगे। 21 जुलाई को सिद्धपुर के लुखासन गांव में एक महिला का शव पैर से लटका मिला। खुलासा में पता चला कि महिला की गांव का आरोपी उसे लुटाने की योजना बना रहा था। महिला ने आरोपी की पहचान की, जिसके चलते आरोपी ने उसकी हत्या कर शव को पैर पर लटका दिया ताकि आत्महत्या जैसा लगे और 1500 रुपये चुराकर फरार हो गया। हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सर्विलेंस का इस्तेमाल कर 800 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। डीएसपी के पांड्या के मुताबिक आरोपी कल्पेश दाहियाभाई वाल्मीकि ने 40 दिन बाद घर लौटने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશનના લુખાસણ ગામે ગઈ તારીખ 20મી જુલાઈના રોજ જે શિવસાગર હનુમાનજી મંદિર આવેલ છે ત્યાં બાવળની એની પાછળ જે જાળીઓ આવેલ છે ત્યાં કેશરબેન રાવળની સાડીના ગળે ટૂંકો કરેલી જાળ સાથે લટકાયેલી હત્યા કરેલી લાશ મળી આવેલ અને આ બાબતની પોલીસ સ્ટેશન જાણ થતાં ત્યાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોતાની ટીમ સાથે પહોંચેલ અને પ્રાથમિક તપાસમાં આ જે મરણ જનાર બેન છે એનું મોત એ ગળે ટૂંકો આપી થયેલાનું જણાઈ આવતા અજાણ્યા આરોપી વિરુદ્ધ મરણ જનારના દીકરા આશીષભાઈએ હત્યાના ગુનાની ફરિયાદ આપતા સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હત્યાનો ગુનો દાખલ થયેલ અને જેની તપાસ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સિત્તુરના ચલાવી રહ્યો. વણશોધાયેલો આ હત્યાનો ગુનો હોય જેની ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ભુજ રેન્જ બોર્ડર રેન્જના આઈજીપી શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સાહેબ અને પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડૉક્ટર રવિન્દ્ર પટેલ સાહેબે ગુનાના સ્થળની વિઝિટ કરી અને અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આ હત્યાનો ગુનો છે એ સત્વરે શોધી કાઢવા માટે અમો તમામને સૂચના આપેલી, જે અનુસંધાને સાહેબશ્રીની માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ સિત્તુર પોલીસ સ્ટેશન, એલસીબીના પીઆઈ શ્રી વી.આર. ચૌધરી સાહેબ, એસઓજીના પીઆઈ શ્રી આર.જી. ઉનાગર સાહેબ, સાયબર સેલના પીઆઈ શ્રી આર. સોલંકી સાહેબ વગેરેની ટીમો બની અને કામગીરીની વહેંચણી કરી અને પ્રથમથી જ ગંભીરતાથી આ ગુનો શોધી કાઢવા તમામ ટીમો કામે લાગેલી.
સૌપ્રથમ ગુનાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના સીસીટીવી ફૂટેજ એકત્ર કરેલ, મોબાઈલોના ટેકનિકલ સર્વેલન્સની કામગીરી કરવામાં આવેલ અને હ્યુમન સોર્સ અને એફએસએલની મદદથી સાયન્ટિફિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ. આ તમામ ટીમો અજાણ્યા જે ઈસમ જે હત્યા કરી એને મળી આવેલ નહીં તેની તપાસમાં લાગેલ. દરમિયાન સૌપ્રથમ એવું જાણવા મળેલ કે હત્યાના ગુનાને અંજામ આપનાર જે આરોપી ઈસમ છે તેને હત્યા કરતી વખતે કમરથી નીચેના ભાગે કેસરી કલરનું વસ્ત્ર પહેરેલ છે. આ સૌ પ્રથમ અમને સીસીટીવી મારફતે એક ટીપ મળેલ અને ત્યારબાદ આ જે ટીપ મળેલ સીસીટીવીની એના અનુસંધાને ફરીથી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન સોર્સિસ આ બધાને કામે લગાડી અને મોબાઈલના જે કોલ ડિટેલ હતી એમાંથી અમે પોઈન્ટ આઉટ કરી અને અંદાજે 800 જેટલા ઈસમોને શકમંદ તરીકે પ્રથમ લીધેલ અને આ બધા શકમંદોની જે અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી એ પૂછપરછ હાથ ધરેલ. આમાં જે ગામના માણસો છે, આજુબાજુના ગામના માણસો છે, ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતો છે અને નદી અને પટ વિસ્તારમાં આવતા જે માણસો છે અને જે મંદિરે અવારનવાર આવતા હોય આ તમામની વિગતવારની પૂછપરછ કરવામાં આવેલ. દરમિયાન પીઆઈ શ્રી આચાર્ય સાહેબ અને એલસીબીના પીએસઆઈ શ્રી આર કે પટેલ સાહેબને એવી હકીકત મળેલ કે જે આ ગુનો આચરનાર ઈસમ છે તે લુખાસણ ગામનો જ કલ્પેશ ડાયાભાઈ વાલ્મીકી હોઈ શકે અને તેણે જે આ કેસરી કલરનું જે એમના પહેરેલું વસ્ત્ર હતું આ પણ એની પાસે છે. જેથી કલ્પેશની તપાસમાં તમામ ટીમો લાગી ગયેલી અને ગઈકાલે કલ્પેશ તપાસ દરમિયાન મળી આવતા તમામ ટીમે એકત્રિત થઈ અને યુક્તિ પ્રવૃત્તિથી કલ્પેશ ડાયાભાઈ વાલ્મીકીની પૂછપરછ કરેલ તો એને આ હત્યાના ગુનાના અંજામ આપવાની कबूलात करें. लखनऊ में मार्ग प्रकाश की लापरवाही के कारण एक बार फिर गंभीर हादसा हुआ. इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. स्ट्रीट लाइट पोल में खुला तार था जो पहले भी खतरे का कारण बन चुका था. पिछले 48 घंटे में मौत की कारण बन चुका है. अवर अभियंता आशुतोष टंडन और सहायक अभियंता ईशान पांडे की लापरवाही के कारण पोल की मरम्मत नहीं की गई. मार्ग प्रकाश के अधिकारियों ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार जारी की. मार्ग प्रकाश की जो जोन 6 पर लापरवाही से जो हादसा हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई करंट लगने से. वो चश्मदीन हैं, उनसे बात करेंगे. उनके सामने ये पूरा हादसा हुआ था. वो खुद बताएंगे कि कैसे क्या हादसा हुआ था. क्या नाम है भाई आपका? अंशु. कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 12 साल से. इन्हीं के अंडर में कर रहे थे. ये आपके कौन थे? हम लोग इनके साथ में काम करते थे. कल क्या हादसा हुआ, कैसे पूरा हादसा हुआ, पूरी घटना को? हम लोग वहाँ पर हम लोग का माल रखा था, उसको हम लोग हटा रहे थे. हटाने के बाद हम लोग तिरपाल हटाए, उसके बाद हमने एक फ्रेम निकाला. उसके बाद इनके क्या हुआ, खंबे से एकदम से झटका लगा. तुरंत हम कूद के गए, इनको हटाया. मैं उसमें भी इनको हटाने मेरे अर्थ लगा. उसके बाद जब ये गिरे तुरंत मैंने इनको उठाया. हाथ वाथ सब इनके अकड़ गए थे, दांत वाथ सब. फिर तुरंत इनको हम लेकर गए, ट्रामा गए हम लोग. तो वो क्या तार खुली थी खंबे में, करंट कैसे आया? खंबे में करंट था, तार अंदर उसके पड़े थे, वो खुले थे. हाँ, उसके बाद वो बना करके गए हैं तार. आपका नाम क्या है भाई? ललित. आप भी वहाँ से? जी हाँ. तो कल क्या पूरी घटना हुई थी? ये हम लोग साथ में काम कर रहे थे, माल वहाँ लोड करने के लिए गए तो वहाँ पे इन्होंने सिर्फ मतलब इनका हाथ हल्का से लगा और ये टच होते ही इनको झटका लगा. इनका मतलब फिर आवाज़ ही नहीं निकली. एक चीख निकली और उसके बाद आवाज़ ही नहीं निकली. दोबारा कुछ नहीं बोल पाए. ये कितने बजे की घटना है? ये 10 बजे की रात में. क्या आप लोग दुकान लगा रहे थे कि या दुकान आपकी लग गई थी? क्या दुकान का माल आया हुआ था, वहीं पे रखा हुआ था, हम लोग उसको हटा रहे थे केवल. जी. तो उसके बाद वो करंट कैसे लगा? करंट उनका जरा सा गलती से हाथ उस पर पड़ गया, बस जोर का झटका लगा और एक ही चीख निकली उनकी. उसके बाद कोई आवाज़ नहीं. क्या खंबे पे करंट आ रहा था? जी, उसके अंदर का तार खुला हुआ था जो कि सामने उन्होंने तुरंत आके हम लोग के सामने खोला और उसको टेप किया और फिर गए, तुरंत भाग गए.
ये थे वो चश्मदीद जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर तार खुला था, पोल पर करंट आ रहा था, उसके कारण वो हादसा हुआ। साफ तौर पर जिस तरीके से मार्ग प्रकाश की बड़ी लापरवाही, 48 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली मौत जोन 7 में हुई, दूसरी मौत जोन 6 में। तो कहीं ना कहीं सहायक अभियंता से लेकर अब अवर अभियंताओं की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कब उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मार्ग प्रकाश की लापरवाही से लगातार जो हादसे होते रहते, पिछले साल भी एक हादसा हुआ था जिसमें विधानसभा पर यह मुद्दा उठाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठवाया था ये मुद्दा कि एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद जो चीफ इंजीनियर थे संजय कटियार, उनको हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार मार्ग प्रकाश को जो हादसे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आखिरकार मार्ग प्रकाश से जो मासूमों की जान जा रही है वो कब रुकेगी? बड़े सवाल खड़े होने लगे, कब होती है उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई? ये देखने वाला विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मार्ग प्रकाश की लापरवाही से एक बार फिर हादसा हो गया। 48 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला जोन 6 में, जोन 7 में हादसा हुआ और दूसरा जोन 6 में हादसा हुआ। आपको मैं तस्वीरें जरा पैन करके अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। हादसा होने के बाद जो मार्ग प्रकाश की टीम थी वो पूरे पोलों में टेपिंग कर दी है। ये टेपिंग कर दिया गया है क्योंकि इससे पहले ये टेपिंग नहीं थी और जिसकी वजह से इस पोल पे करंट आने की वजह से एक लोग की कल मौत हो गई देर रात का। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण जो है कहीं ना कहीं मार्ग प्रकाश की लापरवाही से हुआ। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और जिस तरीके से ये मार्ग प्रकाश की कहीं ना कहीं आए दिन लापरवाही सामने आती रहती है। उन दुकानदारों से जानेंगे पूरा प्रकरण हुआ क्या, कब हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, क्योंकि मार्ग प्रकाश जिस तरीके से 48 घंटे पहले एक व्यक्ति की मौत, गुड़म्बा थाने पे एक 13 साल का बच्चा था जो हाई मार्ग से करंट उतरने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद 24 घंटे बाद देर रात एक फिर हादसा हो गया जोन 6 मार्ग प्रकाश चौक, ये कोनेश्वर मंदिर रोड जाती है, यहाँ पर मार्ग प्रकाश के पोल्स थे, जो तार खुली थी उसमें करंट उतर गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आपका नाम है? राम स्वरूप। कितने साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम लोग को हो गया 15-20 साल से हो रहा है। क्या पूरा मामला हुआ था? क्या देर रात हमारे दोस्त था, नाम दुकान लगाया था, वो ट्रांसफार्मर के पास गया है और उसके नाम उसने हाथ लगाया, कुछ हुआ, टच हुआ, नाम वही सब हाथ। क्या कोई कटिया लगा रहे थे? कटिया कोई नहीं लगा रहा था, वो जनरेटर अपना लगाता है। जनरेटर लगाते हैं। आपका क्या नाम है? जी अमर सिंह। तो क्या पूरा हादसा हुआ था? कितने बजे की घटना? कितने सालों से आप दुकान लगा? हम लोग सर यहाँ बचपने से अपने यहाँ दुकान लगाते हैं। यहाँ कटिया मारने वाला कोई कामयाब व्यक्ति कोई नहीं करता है। अब ये तार कहीं से खुला होगा, ये कैसे उसमें करंट आ गया, उसका हाथ लगा, वो व्यक्ति बेचारा वहाँ पे खत्म हो गया वहीं पे। जी। उसके बाद क्या कोई अधिकारी आए थे? नहीं सर, रात में हम लोग चले गए थे और उसके बाद कोई अधिकारी हो सर, इसकी सूचना हम लोगों को नहीं पता है। ये सर अभी सवेरे हुई है ये। जी हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। तो ये मतलब जो हादसा हुआ उसके बाद कोई अधिकारी, कोई पुलिस, रात में कितने बजे हादसा हुआ? अब सर हम लोग चले गए तो उसके बाद रात में पुलिस आई, उसकी सर सूचना हम लोगों को नहीं, हम लोग तो फिर सवेरे आए हैं। तो खंबे पे क्या करंट आ रहा था? अब ये करंट हो गई सर, उस पर तभी तो उसकी डेट हो गई। बगैर करंट की डेट थोड़ी हो सकती है किसी की भी, या फिर तार कहीं और हाथ लग गया उनका, भाई कहीं भी तार खुला भी हो सकता है, भाई उनका हाथ लग गया, बरसात का मौसम है, भाई करंट आ ही जाता, कभी कदार ऐसा होता है। जी 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 जी। हाँ पहले सब खुली रहती थी ये। हाँ यह सब आज हो गई है, सब आज बनी है। साफ तौर पर जो दुकानदार हैं जो बचपन से दुकानें लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि तारें जो हैं वो खुली रहती थी, बारिश का माहौल था और ये आज सुबह सुबह जब कांड होने के बाद ये सारे पोलों में टेपिंग कर दी गई है, काली पॉलीथीन लगाकर उसको ढक दिया गया। तो कहीं ना कहीं मार्ग प्रकाश की एक बार फिर लापरवाही आई सामने। हर महीने एक मासूम की जान जा रही है। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम की कैसे हो सकती है? क्योंकि पिछले साल एक हादसा हुआ था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पर मुद्दा उठाया था और उसके बाद जो चीफ इंजीनियर थे आरआर के नगर निगम के, उनको हटा दिया गया था तत्काल प्रभाव से। लेकिन उसके बाद भी मार्ग प्रकाश के जो जिम्मेदार थे वो नहीं सुधरे और उसके बाद लगातार मासूमों की जान जाती रही। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। सीतापुर के कोतवाली माहौली इलाके में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पीतमपुर ग्रांथ गांव में एक बाघ ने गाय को अपना शिकार बनाया।
वन विभाग ने जांच के बाद 2 बाघों की मौजूदगी का दावा किया। पिछले 3 साल से बाघ 12 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में घूम रहा है और ग्रामीणों ने बाघ के साथ शावकों का भी देखा है, जिससे 1 से ज़्यादा बाघ होने की संभावना बढ़ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे और ट्रैकिंग कैमरा लगाए हैं, लेकिन अभी तक बाघ की लोकेशन नहीं मिल पाई। क्षेत्र ने 12 से अधिक गांवों में बाघ का आतंक है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।